CJI recusal raised question in judicial and limits. जजेस के पास जब केसेस पहुंचते हैं, जजेस अगर किसी न किसी बहाने से केस से पीछे हट जाते हैं कि इस केस को मैं नहीं देखूंगा। अब उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। कुछ केसेस में तो एथिकल रीजन समझ आता है, कुछ केसेस में रीजन नहीं बताया जाता और जजेस पीछे हट जाते हैं कि इस केस की हम सुनवाई नहीं करेंगे। मतलब मैं नहीं करूंगा, मैं इस केस से पीछे हट जाता हूं, मैं दूसरे जजों को दे देता हूं जो इस केस की सुनवाई करेंगे। ये एक मेजर कंसर्न है रिसेंट ईयर्स में, ये जुडिशियल एथिक्स के अगेंस्ट आता है। ठीक, और हो सकता है कि कुछ केसेस में जस्टिफाई भी करें कि हाँ जज को लगे कि वो इस केस को ठीक से हैंडल नहीं कर सकता तो वो कर सकता है, बट कुछ केसेस में हम लोग मानते हैं कि जजेस जो हैं अपनी जिम्मेवारी से पीछे भाग रहे हैं, वो किसी से डर रहे हैं या किसी वजह से आने वाले दिनों के अंदर किसी और काम के लिए, या फिर वो जो जनता का गुस्सा है उससे बचने के लिए। आप कुछ भी समझ सकते हैं जजेस अपने आप को, है ना, जो इस तरह से जो पीछे हट रहे हैं अपनी जिम्मेवारियों से, तो एक एथिकल कंसर्न जरूर है। एंड ये जुडिशियल एथिक्स का पार्ट है ये। ठीक, सीजीआई है जस्टिस सूर्यकांत रिक्यूज्ड हिमसेल्फ फ्रॉम हियरिंग पिटीशन चैलेंजिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट। सॉरी बेटा, Election Commission Act 2020. This follows an earlier recusal of Justice Sanjeev Khanna in 2024 में भी उन्होंने भी यही किया था, raising broader concern about judicial ethics, institutional consistency and limit of recusal. Doctrine of Recusal Foundation क्या कहता है? Core principle of natural justice है, Nemo judex and causa sua, मतलब कोई भी अपने केस के अंदर खुद जज नहीं हो सकता, no one should be judge in their own case, and objective क्या है? Ensure impartiality. मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन जुडिशरी, एवोल्यूशन ऑफ रिक्यूजल डॉक्ट्रिन इन इंडिया। कहां से शुरू होती है? मानिकलाल वर्सेस प्रेमचंद केस है 1975, ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पिक्यूनरी इंटरेस्ट। रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ बायस टेस्ट। शिफ्ट एंड अप्रोच क्या है? फ्रॉम ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल इंटरेस्ट टू सब्जेक्टिव परसेप्शन है एंड रीजनेबल बायस। हु डिसाइड रिक्यूजल? कौन होगा जो केस को छोड़ देगा? जैसे जज के पास को केस पहुंचा कि आपको चीफ जस्टिस के केस के अंदर हमें उसमें कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, आपको इस केस में सुनवाई करनी है, तो जजेस उस केस से पीछे हट जाते हैं कि मैं इस केस की सुनवाई नहीं करूंगा, मैं दूसरे जजों को दे देता हूं जो मेरे अंडर जो लोग काम करते हैं। मैं तो सीजीआई हूं और अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट के पास तो बाकी के जजेस भी हैं, तो बाकी के जजेस इसकी सुनवाई कर लें। एथिकल कंसर्न ये है कि बीइंग अ जज इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप इस केस की जजमेंट दो, और ऐसा कोई बड़ा कंसर्न भी नहीं है जिसमें आपकी जो पर्सनैलिटी उसके ऊपर अफेक्ट हो जाएगा, या फिर आप तो सीजीआई तो पहुंच ही चुके हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हो, अब किस बात की हेजिटेशन है? हो सकता है उस केस में हम लोग समझ आता है जहां पर अपना कोई रिश्तेदार है, अपना पैसा इन्वॉल्व है, या आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उस केस में समझ आता है कि आप उस केस को छोड़ रहे हैं। बट इन केसेस में व्हाई, है ना, दे आर डूइंग दिस, तो इसके लिए तो वही उनकी जो उनके एथिक्स हैं वही बता सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। बट पॉइंट ये कि क्या जुडिशरी में ऐसा होना सही है कि नहीं? फ्रॉम ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल इंटरेस्ट टू सब्जेक्टिव परसेप्शन है, रीजनेबल बायस है। हु डिसाइड रिक्यूजल? डिसीजन रेस्ट ऑन द जजेस ऑन कॉन्शियंस। जज को अगर लगेगा कि मेरे को नहीं करना चाहिए तो नहीं कर सकता, नहीं करेगा। नो पार्टी कैन फोर्स रिक्यूजल। कोई जज के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता कि आप इसको छोड़ दो। नो स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क एग्जिस्ट इन इंडिया। ना ही इसके लिए कोई ऐसा कोई वैधानिक सिस्टम है जिसमें जजों को कहा जाए कि आप करो या ना करो, है ना। तो उसके बाद दिस मेक्स रिक्यूजल डिस्क्रिशनरी एंड नॉन रिव्यूएबल। आपकी मर्जी है, आप नहीं करना चाहते तो नहीं करो, उसका कोई रिव्यू भी नहीं हो सकता, कोई प्रोविजन ही नहीं है इंडियन सिस्टम के अंदर ऐसा रिव्यू करने का। हालांकि एक्सेप्शन है, ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता, किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है। द एनजेएसी प्रेसिडेंट्स व्हाई रिक्यूजल वाज रिफ्यूज। केस क्या है? सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, हमको 3 जजेस केस भी कहते हैं, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। कॉन्टेक्स्ट क्या है? challenges of NJAC Act 2014, National Judicial Appointment Commission 2014. Judges themselves had institutional interest. जजों के भी institutional interest जो होते हैं. Why recusal was rejected? Universal conflict है. All judges affect equally. No neutral bench possible. तो किसी के लिए भी कहीं ना कहीं जजों का अल्टीमेटली वो भी इंसान इसी सोसाइटी से निकल के गए हैं, तो एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते दुनिया में किसी भी इंडिविजुअल से, चाहे वो जज भी हो। ठीक, कोई एकदम भगवान जैसा डिसीजन दे देंगे, इट इज इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। सो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी क्या है? व्हेन नो अल्टरनेटिव फॉर्म एग्जिस्ट जजेस मस्ट हियर द केस। और की इनसाइट क्या है? इंस्टीट्यूशनल ड्यूटी ओवरराइड्स पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। आपकी जो इंस्टीट्यूशनल ड्यूटी है, आपको जो जिम्मेवारी मिली है, वो आपके पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर है। सो जब अगर कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा तो जज को सुनना ही पड़ेगा फिर। देन उसके बाद
प्रेजेंट केस क्या है वर्सेस CGI रिक्यूजल जस्टिफाइड, आर्ग्यूमेंट सपोर्टिंग रिक्यूजल, CGI may have institutional interest in appointment mechanism, potential future implications हो सकती हैं, रिक्यूजल preserves and perceived impartiality। तो जजेस का काम, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काम जो होता है वो जो रोस्टर सिस्टम होता है उसको डेवलप करना होता है, उसको डिफाइन करना होता है, मतलब कौन से जज के पास कौन सा केस जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का जज जो है CGI जो वो देखता है। और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ मैकेनिज्म एंड पोटेंशियल फ्यूचर इंप्लीकेशंस हो सकती हैं, जो भी जज को ठीक लगे कि इसके फ्यूचर की इंप्लीकेशंस क्या होंगी। हो सकता है कि जजेस का इंटरेस्ट इस बात में हो कि आने वाले दिनों के अंदर सरकार उनको कोई बड़ी पोस्टिंग दे देगी या फिर गवर्नर बना देगी या किसी कंट्री के अंदर कोई खास पोस्ट दे देगी या इसके बाद किसी न किसी कमेटी का मेंबर बना लेगी। देयर आर सो मेनी रीजंस हैं। तो जजों को रिटायर हो जाने के बाद भी अपना फ्यूचर जो है वो सरकार के साथ ही कभी कभी नज़र आता है, क्योंकि कमेटियों में सुप्रीम कोर्ट के जो फॉर्मर जजेस होते हैं उनको कई सारी कमेटियों में मिलाया जाता है। हो सकता है ये जजेस इस तरह से सोच रहे हों कि अगर सरकार के अगेंस्ट हम लोगों ने कोई डिसीजन दे दिया तो फिर आने वाले दिनों के अंदर ऐसा नहीं होगा। तो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट रिक्यूजल स्ट्रॉन्गर इन कॉन्स्टिट्यूशनल थियरी है। ऑल सुप्रीम कोर्ट जजेस आर पोटेंशियल फ्यूचर CGI ड्यू टू सीनियरिटी रूल। अब वही होगा कि एक इंडिविजुअल जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज वही बनेगा जो सबसे सीनियर होएगा। तो सभी जजों में लगता है कि वो पोटेंशियल फ्यूचर CGI ड्यू टू सीनियरिटी रूल। पोटेंशियल, ऑल सुप्रीम कोर्ट जजेस आर पोटेंशियल फ्यूचर CGI, कि फ्यूचर में चांसेस होते हैं कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, सबसे बड़ा जज तो वही होता है CGI। देन हेंस कॉन्फ्लिक्ट इज यूनिवर्सल है, इंप्लीकेशंस है NJC लॉजिक अप्लाइड, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी शुड प्रिवेल, देयरफॉर रिक्यूजल में कॉन्ट्राडिक्ट एस्टेब्लिश प्रेसिडेंट। द प्रॉब्लमेटिक डायरेक्शंस क्या है? CGI डायरेक्टेड केस शुड बी हर्ड बाय जजेस नॉट इन लाइन टू बिकम CGI। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो जज CGI बनने वाले नहीं हैं उन जजों को उन्होंने केस रेफर कर दिया, जिनको CGI नहीं बनना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो लाइन में नहीं है, मतलब ये कि उनसे पहले सीनियरिटी में कोई और बैठा है, इसका मतलब वो कभी CGI बन ही नहीं सकते। देन कॉन्स्टिट्यूशनल इशू क्या कहता है? बाइंडिंग फ्यूचर जजेस। रिक्यूजल इज पर्सनल डिसीजन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कॉन्शियंस, आपकी अपनी मर्जी है, पर्सनल डिसीजन है, कैन नॉट बी इम्पोज्ड इन एडवांस, तो आपके ऊपर एडवांस में इम्पोज नहीं किया जा सकता। मास्टर ऑफ द रोस्टर पैराडॉक्स क्या है? इवन आफ्टर रिक्यूजल CGI, चीफ CGI साहब ने केस छोड़ दिया, मतलब उस केस की वो सुनवाई नहीं करेंगे। पर पॉइंट ये कि सुप्रीम कोर्ट का यानी कि CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही डिसाइड करेगा कि इस केस को कौन कौन सा जज सुनेगा। उसको रोस्टर सिस्टम कहते हैं कि कौन सा जज इस केस की सुनवाई करेगा। डिसीजंस बेंच कंपोजिशन, रेज्ड क्वेश्चंस हैं, कैन बी रिक्यूज्ड जजेस स्टिल इन्फ्लुएंस केस आउटकम इनडायरेक्टली। तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, नो लॉ ऑन रिक्यूजल। इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है जहां पर जज रिक्यूज करता है तो उसके लिए कोई लॉ नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है, वो शुरू से नहीं है, ठीक। एंड नो करंटली, इंडिया करंटली हैज नो स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क, नो बाइंडिंग कोड, नो अपील रिव्यू मैकेनिज्म। रिजल्ट क्या होगा? इनकंसिस्टेंसी रहेगी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रहेगी और इंस्टीट्यूशनल एम्बिग्विटी बनी रहेगी। मतलब जज जो हैं अपनी जिम्मेवारी से भाग सकते हैं। अब उसके पीछे जजों के अपने अपने रीजंस हो सकते हैं, हर जज का अपना अपना रीजन हो सकता है। कुछ को लगता है एथिकली ये ठीक नहीं होगा, या कहीं ना कहीं जज की इन्वॉल्वमेंट है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या फिर जजों के बाकी के अपने कंसर्न हो सकते हैं। बट ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि किसी जज को बाउंड किया जा सके, इस केस में तुम्हें सुनवाई करनी पड़ेगी। सो कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, यूएस मॉडल क्या कहता है? अंडर 28 यूएस कोड 455 क्लियर ग्राउंड फॉर रिक्यूजल, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। वहां पर आपको ग्राउंड बतानी पड़ेगी कि व्हाई यू लेफ्ट द केस, ठीक। इंडिया लैक्स सच कॉन्फ्लिक्ट कोडिफिकेशन, इंडिया में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। देन उसके बाद व्हाई दिस केस इज इंपॉर्टेंट, कंसर्न है अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन, इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट। टू सक्सेसिव CGIs रिक्यूज्ड क्रिएट्स इंस्टीट्यूशनल अनसर्टेनिटी, लेजिटिमेसी कंसर्न है एंड की कॉन्स्टिट्यूशनल टेंशन है। प्रिंसिपल क्या है? जुडिशियल इंडिपेंडेंस वर्सेस इंडिविजुअल कॉन्शियंस वर्सेस इम्पार्शियलिटी। तब आपको ही खुद डिसाइड करना है कि आप क्या करेंगे। अगर आपको बहुत बड़ा डिसीजन देते हैं इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, तो इलेक्शन कमीशन के अपने कई सारे कंसर्न्स हैं, उसको लेके कई सारी बातें ऐसी हैं जो हो सकता है जजेस जो हैं किसी नए पचड़े में नहीं फंसना चाहते, तो हो सकता है कि अपने आप को बचा ले उससे। तो वे फॉरवर्ड क्या है? कोडिफाई रिक्यूजल रूल्स हैं, उसको कोडिफाई करो, कौन छोड़ेगा, ग्राउंड क्या होगी, प्रोसीजर क्या होगा, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, आपको बताना पड़ेगा कि व्हाई यू रिक्यूज्ड। देन मैंडेटरी रीजन गिविंग है, जजेस शुड
पब्लिकली स्टेट रीजन फॉर द रिक्यूजल, जनता को बताना पड़ेगा। इनहेंस ट्रांसपेरेंसी से ट्रांसपेरेंसी आएगी। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, इंटरनल जुडिशियल एथिक्स कमेटी बनेगी, एडवाइजरी मैकेनिज्म ऐसा कुछ हो तो ये कुछ क्रिएट किया जाए ताकि जजेस जो है अपनी जिम्मेवारियों से भाग ना सके। बैलेंस डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी अप्लाई वेयर, जहां पर कॉन्फ्लिक्ट यूनिवर्सल होगा, नो अल्टरनेटिव फॉर्म एग्जिस्ट करे, वहां पर ये होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए। स्ट्रेंथन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इंडिपेंडेंस थ्रू प्रोसीजरल क्लैरिटी। आगे चल के कंक्लूजन है, और कंक्लूजन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप एक बार देख लेना, इसको नोट कर लेना। और आंसर राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जब आप आंसर फिनिश करते हैं तो कंक्लूजन का रोल सबसे बड़ा होता है। इससे पता चलता है कि आपका विजन कितना बड़ा है, आपकी नॉलेज का लेवल क्या है। सो इसको आप देख लेना, यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट एंड, उसके बाद जुडिशरी के अंदर जो यूपीएससी के अंदर कहाँ कहाँ आ सकता है, पेपर 2 के अंदर जुडिशियल रिफॉर्म्स के अंदर आ सकता है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के अंदर आ सकता है, सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर आ सकता है, एथिक्स के पेपर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंटीग्रिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल ड्यूटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग के अंदर ये आ सकता है।